Hi students. So today we will be beginning with the vector product of two vectors. Here in the last video we did about the scalar product. ठीक है ना? तो अभी हम begin करेंगे vector product से. Okay. So now what is actually the vector product? See, let me take an example here. So I'm taking the same example. Let two vectors be there, a vector and say here it is b vector. So now if I take the component of b vector, see the angle here is theta. लास्ट को हमने क्या किया, हमने इसका कंपोनेंट, ये जो बी वेक्टर का कंपोनेंट ए के ऊपर लिया था. ठीक है, तो इट केम टू बी बी कॉस थीटा. किसी को अगर समझ नहीं आए तो लास्ट वीडियो देख लो, उसमें हमने बी कॉस थीटा लिया था. और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि हमने डायरेक्शन पहले ही रिजोल्व कर दिया था एक ही डायरेक्शन में. ठीक है, तो रिजल्ट जो रहता है उसका, उस प्रोडक्ट का, उसमें डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं रहता. ठीक है, पर अभी हम जो लेंगे, हम लेंगे ये परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट हो गया उसका परपेंडिकुलर. अगर हम कंसीडर करें तो हमको क्या पता है कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इट विल गिव यू साइन थीटा, इजंट इट? तो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर को निकाले दैट विल बी हाइपो इनटू साइन थीटा, एंड वी नो दिस हाइपो इज बेसिकली हियर द बी वेक्टर. सो परपेंडिकुलर विल बी बी वेक्टर साइन थीटा. तो ये वाला जो वैल्यू है बी वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा. ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, देखो वी नो हम कोई भी वेक्टर को एक लाइन ऑफ इंपैक्ट या फिर पैरेलल शिफ्ट जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं. ये जो उसका लाइन ऑफ इंपैक्ट है, पैरेलली उसका एक वैल्यू यहां पर भी ले सकते हैं, उसका सेम ही वैल्यू रहेगा, वो बी साइन थीटा. रेक्टेंगल या स्क्वायर पकड़ लो ना, उसका ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है. तो ये वाला अगर बी साइन थीटा हुआ तो दिस विल आल्सो बी अ बी साइन थीटा, isn't it? Now you see, if I take now the product between this a vector and this b vector sin theta, मतलब कि मैंने a और b sin theta का प्रोडक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, and I am taking only the magnitude, not the direction of them. I am taking only the magnitudes, that is the mod value. Understood? So अगर मैंने इसका प्रोडक्ट ले लिया तो क्या होगा, देखो ये दोनों तो सेम डायरेक्शन में नहीं है. मैंने पहले जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, मैंने डायरेक्शन को रिजॉल्व नहीं किया था यहाँ पे, पर डॉट प्रोडक्ट जब ले रहे थे एक ही डायरेक्शन में मैं दोनों को ले आया था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्शन रिजॉल्व नहीं है, वो 90 डिग्री टू ईच अदर हो गया था. ठीक है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा ना, वहां पे एक डायरेक्शन रहना चाहिए जिसको हम एन कैप बोलते हैं. एन का फुल फॉर्म तो नॉर्मल वेक्टर भी ले सकते हो. इसका फुल फॉर्म है नॉर्मल, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो बोलते हैं उसको नॉर्मल हम बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन आ जाएगा एन कैप. और ये जो तुमने प्रोडक्ट लिया उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक क्रॉस साइन से. इसीलिए ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्रॉस प्रोडक्ट भी है, और इसका जो आंसर आता है उसमें डायरेक्शन रहता है. ठीक है, दैट डायरेक्शन, ड्यू टू दैट डायरेक्शन दिस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट. अंडरस्टूड दिस लाइन? समझ में आया? तो अभी हमको पता लगा रहा है, देखो यहां पर तुम अगर ये ए वेक्टर मॉड या फिर बी वेक्टर मॉड निकालना चाहते हो तो वो तो बहुत ही इजी है, रूट ओवर करके स्क्वायर कर दो उसका. ठीक है, लेकिन मेन प्रॉब्लम विल बी दिस डायरेक्शन. दैट इज, ये जो आंसर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा. तो किधर होगा, देखो ये डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत लोगों ने बहुत आइडिया दिया था. हम लोग सिर्फ दो आइडिया को फॉलो करेंगे, जिसमें से एक है स्क्रू रूल बोलते हैं उसको. ठीक है, स्क्रू रूल. तो वो स्क्रू रूल को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एग्जाम में वो वाला रूल जो है ना बेकार हो जाता है एग्जाम में, या तुम उसको अप्लाई नहीं कर सकते. तो जो एप्लीकेशन में आता है वही हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो एप्लीकेशन में आएगा एग्जाम में, जो फास्ट तुम कर सकते हो वो है राइट हैंड थंब रूल. बहुत ही पॉपुलर रूल है ये वाला राइट हैंड थंब रूल. तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे टू फाइंड दिस डायरेक्शन. ओके, so now see, let me take this example again. I am taking this example again. See, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा बी वेक्टर, याद है ना, बी वेक्टर इधर ही रखे थे, और इधर आ जाए, सॉरी इधर था ए वेक्टर, इधर था बी वेक्टर. ठीक है, ये वाला था तुम्हारा एंगल थीटा. तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलते हैं, देखो ये जो रूल है उसमें बोल रहा है कि अगर तुमने अपना जो राइट हैंड है, ये वाला क्या राइट हैंड है, तुम्हारा राइट हैंड ये वाला है. ठीक है, हमेशा याद रखना है राइट हैंड कौन सा है. ठीक है, तो अगर मैंने मेरा राइट हैंड जहां से मैं ये प्रोडक्ट शुरू कर रहा हूं, जैसे ये वाला हो गया ए क्रॉस पी,
तो ए से मैं प्रोडक्ट शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो ए में जाके ये जो ए है इस वेक्टर के ऊपर तुम्हारा राइट हैंड को रख दो ऐसे, ठीक है। अभी जहां पे तुम्हारा बी वेक्टर है, जहां से तुम प्रोडक्ट कर रहे हो ए के साथ तुम बी का प्रोडक्ट कर रहे हो, तो जहां पे तुम वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हो वहां पे तुम अपना कर्ल को घुमाओ। ए पे तुम्हारा हाथ को रखो और बी तक तुम्हारे जो कर्ल है, जिसको हम कर्ल बोलते हैं, तो बी तक तुम्हारा कर्ल को ऐसे रोटेट करो। जब तुम रोटेट करोगे तुम्हारा जो अंगूठा जहां से निकलेगा, ठीक है, ऐसे करने से अंगूठा मेरा बाहर को निकलता है, ठीक है, बोर्ड के बाहर को, आउटसाइड ऑफ दिस बोर्ड। तो वो हो जाएगा तुम्हारा जो ये जो प्रोडक्ट कर लिया तुमने, ये जो एन कैप है, आंसर का जो डायरेक्शन है वो तुम्हारा अंगूठा दे देगा। जब जहां पर तुम्हारा अंगूठा जाता है वही डायरेक्शन में तुम्हारा आंसर होगा। समझ में आया? जैसे कि अगर ए टू बी हो गया तो ए से बी तक कर्ल कर लिया तुमने, तो मेरा अंगूठा कहाँ है? आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। तो इसका जो आंसर होगा, ये जो एन कैप है ये होगा आउटसाइड ऑफ द बोर्ड। इसका जो आंसर है उसका डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन मैंने अगर ये उल्टा कर दिया ना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए कर दिया, मतलब मैंने बी से प्रोडक्ट ले लो, तो बी पे तुम्हारा हाथ को रखो, राइट हैंड को रखो, ए तक तुम्हारा कर्ल को घुमाओ। तो मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है? इनसाइड ऑफ द बोर्ड। सी बी को मैंने हाथ रख दिया तो ए तक मैं घुमा रहा हूं, तो मेरा अंगूठा अंदर जा रहा है, इनसाइड ऑफ द बोर्ड। तो इसका जो आंसर आएगा, देखो इसका जो आंसर आ रहा है ना, देखो एक चीज याद रखना, इसका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का, ये ए मॉड बी मॉड और साइन थीटा ये सब सेम ही रहेगा। लेकिन इसका जो एन कैप आ रहा है वो होगा इनसाइड ऑफ द बोर्ड। समझ में आया? तो हमेशा याद रखना है कि ये जो थंब रूल है उसमें से हमेशा याद रखना है, जहां से तुम प्रोडक्ट पकड़ रहे हो वहां पे तुम्हारा हाथ रखना है, राइट हैंड को रखना है, और कर्ल घुमाना है जहां पे तुम प्रोडक्ट बना रहे हो वहां तक तुम्हारा कर्ल को घुमाना है, और देखना है तुम्हारा अंगूठा किस डायरेक्शन में, तुम्हारा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है। समझ में आया? तो अभी ये जो पर्टिकुलर मैंने रूल बताया उससे ये जो स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है उसका पहले वाला प्रॉपर्टी आ जाता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके प्रॉपर्टी मतलब ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर्टी के बारे में अभी डिस्कस कर देंगे। देखो तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? देखो पहला प्रॉपर्टी है ये देखो ये दोनों जो मैंने यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट किया, इसका जो आंसर है देखो मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो जा रहा है बट देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। इसका डायरेक्शन है आउटसाइड ऑफ द बोर्ड और इसका डायरेक्शन है इनसाइड ऑफ द बोर्ड। तो देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और हमको पता है कि ए क्रॉस बी अगर तुम बी क्रॉस ए के साथ इक्वल बनाना चाहते हो तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाँ इक्वल बना सकते हो, कैसे? वेक्टर के एक रूल है। पहले वाला जो वीडियो किया था वेक्टर के ऊपर, वहां पर एक पर्टिकुलर वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम है ऑपोजिट वेक्टर। याद है ना? ऑपोजिट वेक्टर। इन ऑपोजिट वेक्टर इट इज सेड दैट इफ टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, अगर उनका डायरेक्शन एक दूसरे का ऑपोजिट है तो हम एक वेक्टर को माइनस से अगर रिप्रेजेंट करेंगे फिर दोनों को इक्वल कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे कि इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो ही गया, अगर डायरेक्शन देखा जाए तो पूरा ऑपोजिट है तो एक में तुम माइनस पुट कर दो। ये माइनस सिग्निफाई करेगा कि ये इसका जो आंसर है ना इसके ऑपोजिट साइड में होता है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, ये इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, बट दिस माइनस इज रिप्रेजेंटिंग कि उसका डायरेक्शन ये जो ए क्रॉस बी है उससे ऑपोजिट की तरफ जा रहा है। मतलब कि तुम इसको डायरेक्टली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। यू कैनॉट से दिस एज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। याद है ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? जो डॉट प्रोडक्ट में था ए डॉट बी करो या फिर बी डॉट ए कर दो, दोनों का आंसर सेम ही आता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला रूल तुम अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे तुम ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक माइनस आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव इन नेचर। अंडरस्टूड? तो ये वाला जो है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वाला एंटी कॉम्यूटेटिव नेचर का है। समझ में आया? लेकिन इसके एक प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट से मैच हो जाता है, वो वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? नॉर्मल जो ज्योमेट्री तुम मैथ्स में जो करते हो, ये अगर ब्रैकेट तुमने तोड़ दिया तो देन दिस ए विल गेट क्रॉस प्रोडक्ट विथ बोथ ऑफ देम। अंडरस्टूड? ये वाला हो गया तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दिस इज कॉमन टू बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? नाउ
अभी हमको डिस्कस करना है और प्रॉपर्टी के बारे में। जितना प्रॉपर्टी जान सके उतना इजी होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मैं दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं ये प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो नंबर 3, अभी देखो मैंने जो कहा था ए क्रॉस बी को अगर हमने रिजोल्व कर दिया तो आंसर आने वाला है ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन के। समझ में आया? तो अभी अगर कभी भी ये साइन थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गया, थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो गया या फिर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो गया, तो साइन 0 या फिर साइन 180 दोनों का आंसर 0 आता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग ने पढ़ा था, क्लास 10 में ही पढ़ लिया था, साइन 0 और साइन 10 दोनों का वैल्यू आता है 0। अभी ये कब होगा, देखो एप्लीकेशन में कब होगा ये वाला, अगर समझ लो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल हो गया तो उसका एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और अगर वो दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल वेक्टर और ये हो गया तुम्हारा एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, अगर एंटी पैरेलल हो गया तो ऑपोजिट टू ईच अदर है ना, तो 180 डिग्री हो जाएगा, साइन 180 का वैल्यू भी 0 ही। मतलब कि ये थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर दो वेक्टर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट या फिर तुम वेक्टर प्रोडक्ट बोल लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू ए बिग 0। क्या बिग 0 आएगा, ठीक है, समझ में आया? तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये वाला लिख लो पहले। देखो ये वाला लिख लो, बाद में अभी मैं इसको रब कर दूंगा, फिर मैं दूसरे वाले प्रॉपर्टी को डिस्कस करूंगा। ये वाला लिख लो पहले, लिख लिया? तो अभी देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आता है वो वाला होता है, अभी हमने डिस्कस किया था पैरेलल। ये हो गया तुम्हारा पैरेलल और एंटी पैरेलल। अभी अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? तो होगा क्या, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर रहे, यानी कि ए और बी परपेंडिकुलर अगर हो जाए तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम जब ये वाला वैल्यू करेंगे ए मॉड बी मॉड साइन 90 एन के, समझ लो ये बात, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू। अब साइन 90 का वैल्यू हम लोग को क्या पता है, हाईएस्ट वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए मॉड बी मॉड और साथ में हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू आता है यहाँ पे, दैट विल बी द मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। याद रखना है, जब भी 90 डिग्री में हो जाए तब ए क्रॉस बी का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो अभी जो प्रॉपर्टी मैं शुरू करने वाला हूं, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, वो है ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स। डाउट मेरे रहने का, ठीक है। जब भी फिजिक्स में कोई भी टर्म समझना हो कमेंट्स में कमेंट कर दो, मैं वो समझा दूंगा, ठीक है। और डाउट कभी भी नहीं रखने का, ठीक है। फिजिक्स में स्पेशली पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो देखो ऑर्थोगोनल प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो मैंने जो पहले वीडियो में बताया था कि अगर मैंने 3 डायमेंशनल एक्सिस ले लिया कभी, तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा, क्लास 10 में हम लोग ने सीखा था, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर 1, 2 और 3 हो गया, ये जो कोऑर्डिनेट्स हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो तुमने रिफ्लेक्शन चैप्टर हो या फिर सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला चैप्टर हो, उसमें तुमने देखा था ये वाला जो वैल्यू है उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। लेकिन वेक्टर में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, ये वाला हो गया पोजीशन वेक्टर। अगर वेक्टर में हम लोग ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या आएगा, देखो 1 पहले वाला वैल्यू किसका, एक्स का है, और एक्स को वेक्टर में आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, y को रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप, और z को हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप से। तो इसका आंसर क्या आएगा अगर हम वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा जे कैप, ये हो जाएगा के कैप। ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा ना, इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल वैल्यूज, ठीक है। ऑर्थोगोनल वैल्यूज में मैंने वो पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हमको पता लगाना है कि अगर कोई ऑर्थोगोनल जो वैल्यूज होता है, ऑर्थोगोनल जो वेक्टर्स होता है, वो उनको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कभी कर दिए तो क्या होगा, समझ में आया? इफ आई डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्थोगोनल वैल्यूज, तो क्या आंसर आएगा?
तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिमिलर दो वैल्यूज लेता हूँ, आई कैप आई कैप, ठीक है। एक्स से जो रिप्रेजेंट होता है आई कैप, ठीक है। आई कैप को अगर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया आई कैप के साथ, तो क्या आंसर आएगा देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मॉट, अगेन देयर इज अनदर आई मॉट, फिर आता है तुम्हारा साइन थीटा, और फिर आता है एन कैप, उसका डायरेक्शन। अभी हमको पता है कि आई कैप ये भी एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि दोनों ही एक्स एक्सिस में ही है, दोनों जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस में ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों एक्स एक्सिस में है तो एंगल क्या हो जाएगा, वो तो पैरेलल वेक्टर्स हो जाता है, ठीक है ना। एक ही लाइन में लाई कर रहा है तो उसका एंगल हो जाता है 0 डिग्री, तो वो हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू अभी मैंने बताया था, वो वाला कितना होगा 0। अंडरस्टूड। तो कभी भी अगर सिमिलर ऑर्थोगोनल वैल्यूज को तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली अगर जे क्रॉस जे को तुम्हें कर दिया वो भी 0 आएगा, के क्रॉस के को अगर तुमने कर दिया तो वो भी 0 आएगा। पर अगर मैंने परपेंडिकुलर कोई ऑर्थोगोनल वैल्यूज ले लिया, जैसे कि आई कैप और जे कैप, उसका आंसर क्या है देखते हैं, चलो। आई मॉट, जे मॉट, साइन थीटा, और उसका डायरेक्शन एन। अभी आई मॉट का वैल्यू कितना है याद नहीं है क्या? देखो आई मॉट का वैल्यू कितना है, आई बेसिकली क्या है, वो तो एक यूनिट वेक्टर है, वो रिप्रेजेंट करता है एक्स को, लेकिन है तो वो यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू हो जाता है 1, उसका मॉड वैल्यू कभी भी ले लो 1 आएगा आंसर। तो जे का भी वैल्यू, जे भी तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग वाई, तो उसका भी मॉड वैल्यू 1 ही होगा। अभी साइन कितना डिग्री, देखो आई और जे, एक्स और वाई, उनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो साइन 90। और हो गया तुम्हारा एन कैप, एन कैप मतलब इसका डायरेक्शन। मैंने अभी बोला था कि डायरेक्शन निकालना है तो राइट एंड थंब रूल यूज करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कहां से कर रहा हूं, देखो आई से कर रहा हूं जे तक, तो आई में हाथ मैंने रख दिया तो जे तक जाना है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर मैंने कर्ल कर दिया तो मेरा अंगूठा बाहर को निकल रहा है, और मुझको पता है कि बाहर को, तुम्हें भी पता है, मुझको नहीं पता है, आपको भी पता है। देखो अगर मैंने ऐसे प्रोडक्ट कर दिया तो बाहर को कौन सा वाला एक्सिस रहेगा, हाँ ये जेड एक्सिस रहेगा, क्योंकि देखो ऐसे बोर्ड में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो जेड एक्सिस बेसिकली ऐसे दिखाना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये जेड एक्सिस ऐसे नहीं है, प्रैक्टिकली जेड एक्सिस ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और इसके दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर जेड एक्सिस इधर में है, ठीक है। ये वाला जेड एक्सिस जस्ट रिप्रेजेंट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, एक्चुअली ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने अगर एक्स से वाई तक अगर मैंने हाथ ऐसे घुमाया, कर्ल अगर मैंने कर दिया, तो मेरा जो थंब है वो जेड की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। तो जेड का जो है उनका डायरेक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, के कैप्स, साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा के। अंडरस्टूड। अभी आई क्रॉस जे या फिर तुमने जे क्रॉस के कर दिया, उसका आंसर क्या आएगा, देखो मुझको तो पता है उन दोनों का वैल्यूज क्या 1 ही आने वाला है, मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा। जे हो गया तुम्हारा इस साइड में, के है इस साइड में, तो तुम कर्ल को इधर लाओगे, तो तुम्हारा जो अंगूठा है एक्स की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका आंसर आ जाता है आई के। इजी, हाँ इजी है ना ये वाला। अभी देखो अगर मैंने के क्रॉस आई किया तो क्या आएगा, देखो के वेक्टर इधर है, ठीक है, और अगर इधर है, देखो ऐसे करके मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इधर है के वेक्टर, इधर तुम्हें जाना है आई की तरफ, तो अगर मैंने के से आई की तरफ किया तो मेरा जो अंगूठा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग जे, तो आंसर आ जाएगा जे। अभी इजी समझ में आ गया। अभी देखो मैं अगर इसका पूरा ऑपोजिट पकड़ लूं, ये आई क्रॉस जे की जगह जे क्रॉस आई पकड़ लूं, तो क्या आएगा, हाँ माइनस के आ जाएगा। जो जो लोगों ने ये वाला डिस्कस किया तो उनको वो एंटी कॉम्यूटेटिव नेचर याद है, हाँ एंटी कॉम्यूटेटिव नेचर हमको पता है, अगर इसको उल्टा करके दे दे तो ये वाला आंसर क्या नेगेटिव में आ जाएगा, एंटी कॉम्यूटेटिव नेचर का ये वाला डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। और अगर इसको अगर मैंने उल्टा दिया तो ये वाला क्या आएगा, इसका आंसर आने वाला है माइनस आई। सिमिलरली इसको मैंने अगर उल्टा करके ले लिया तो दैट विल बी माइनस जे। समझ में आया? तो ये जो रूल है वो वाला लिख लो, पहले ये वाला लिखना है,
और फिर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक बार लिख लो, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो लिख लिया, तो अभी देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है। देखो एक शॉर्टकट में बताने वाला हूँ, एक चीज याद रखना, ये शॉर्टकट तुम्हारे मतलब एग्जाम में कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है एग्जाम में इतना हड़बड़ी होता है, बहुत सारा क्वेश्चन बहुत पैटर्न का आता है, ठीक है, जेई समझ लो या फिर नीट समझ लो, NEET जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर तुम्हारा बोर्ड्स एग्जाम, उनमें बहुत वैरायटी का प्रॉब्लम्स आता है। और वेक्टर जो है ना, वेक्टर चैप्टर तुम्हारे एकदम क्लास 12 के लास्ट तक हेल्प करेगा। क्लास 12 में भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे वो जो वेक्टर में डिपेंडेंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उनका जो भी न्यूमेरिकल्स हो वेक्टर के मेन रूल से ही होता है। या फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स ले लो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ले लो, या फिर तुम ग्रेविटेशन ले लो 11 का, ठीक है, सब कुछ ये वेक्टर का जो मेन प्रॉपर्टी है उससे ही होता है सब, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो शॉर्टकट बता रहा हूँ इतना यूजिबिलिटी नहीं है, फिर भी जान लो कैसे होता है। समझ लो मैंने एक पर्टिकुलर वॉच ड्रॉ कर दिया, ठीक है, वॉच घड़ी के 12 जब बज रहे थे तब यहाँ पे आई कैप आ गया, यहाँ पे आ गया तुम्हारा जे कैप, यहाँ पे आ गया तुम्हारा के कैप। तो रूल ये है कि अगर तुम घड़ी जैसे जाते क्लॉकवाइज, अगर तुम क्लॉकवाइज जाओगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। मतलब कि आई का क्रॉस अगर तुम जे के साथ करो, देखो क्लॉकवाइज आई से अगर जे का क्रॉस करो तो याद है ना आंसर क्या आता है, के। ये देखो पॉजिटिव का के। सिमिलरली अगर जे का क्रॉस तुम के साथ करो तो रह क्या जाता है, आई कैप, वो भी पॉजिटिव का। सिमिलरली के और आई का अगर तुमने क्रॉस कर दिया तो रह जाता है जे, वो भी पॉजिटिव। और अगर तुमने इस घड़ी को उल्टा करके दे दिया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर जाना शुरू कर दिया, तो सब आंसर में नेगेटिव माइनस आ जाएगा। समझ में आया ये रूल, ठीक है। तो अगर ये रूल समझ में आ गया तो अभी जो मैं करने वाला वो तो और भी इजी है, 2 फॉर्मूला निकालने वाला, वो एकदम इजी, 2 फॉर्मूला निकालने वाला और उनसे 2 न्यूमेरिकल्स करूंगा, ठीक है। तुम्हारे जो जेई में आए थे वो 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखो हमको निकालना है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला निकालना है। तो बेसिकली पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर ए और बी का वैल्यू अगर तुम्हें दे दिया जाए, जैसे कि ए वेक्टर का वैल्यू अगर किसी ने बोल दिया 20 न्यूटन ईस्ट, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और बी का वैल्यू बोल दिया कि 30 न्यूटन वेस्ट या फिर 30 न्यूटन नॉर्थ। अगर मुझको बोल दिया जाए कि ए और बी का क्रॉस वैल्यू निकालो, तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ए का मैग्नीट्यूड है 20, बी का मैग्नीट्यूड हो गया 30, साइन ये देखो ईस्ट और नॉर्थ, एंगल हो गया 90 डिग्री, ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट इधर और नॉर्थ इधर, 90 डिग्री का वैल्यू। फिर मैं राइट हैंड थंब रूल करके उसका डायरेक्शन नहीं निकाल सकता, तो ईजी है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगा, देखो प्रॉब्लम कब आने वाला है, प्रॉब्लम तब आएगा अगर इसके जगह पे डायरेक्ट वैल्यू के जगह पे अगर तुम्हें कोई भी मतलब ऑर्थोगोनल वैल्यूज दे दे, तब तुम्हें प्रॉब्लम आएगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए। रुको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, हाँ अभी ठीक है, चलो अभी देखो समझ लो कि ए वेक्टर का वैल्यू, मैं एक ऑर्थोगोनल वैल्यूज पकड़ता हूँ, देखो जैसे कि 2i कैप, 3j कैप, 4k। अच्छा ऐसे कांस्टेंट नहीं पकड़ता हूँ, इसकी जगह पे समझ लो a1, b1, c1 पकड़ लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स। और b वेक्टर का वैल्यू a2i कैप, b2 j कैप और c2 k। तो 2 मैंने ऑर्थोगोनल वैल्यूज ले लिया। अभी मुझको बोला जाए कि इसका क्रॉस वैल्यू निकाल के दिखा, तो मान निकालना क्या है बच्चों, इनका क्रॉस वैल्यू। समझना है, समझ के ही करना है, ठीक है, नहीं समझ के कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से समझो, फिजिक्स बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी। बेसिकली फिजिक्स बेसिकली तुम्हारा इमेजिनेशन है, हमेशा याद रखना। जो लोग इमेजिन अच्छा कर लेते हैं वो लोग फिजिक्स में बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। आज नहीं तो कल दिमाग खुलने ही वाला है, ठीक है। इमेजिन करते रहो, कीप ड्रीमिंग, और फिजिक्स बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो क्रॉस वैल्यू निकालना है, तो जब क्रॉस वैल्यू निकालोगे, देखो मेथड्स तो डायरेक्ट मेथड भी है, लेकिन डायरेक्ट मेथड हम यूज नहीं करेंगे यहाँ पे।
हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। डिटर्मिनेंट मेथड वो वाला बहुत ही इजी है, तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो यूज कैसे करते हैं, मैट्रिक्स पढ़ा है ना तुम लोगों ने, तो जो लोग मैट्रिक्स पता है उनको एरे के बारे में पता है, ठीक है ना। रोज एंड कॉलम एरे का जो वैल्यूज होता है A11, A12, A13, B11, पढ़ा है ना वो वाला एरेस, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है, ये दो जो वैल्यूज है उनको हम, ये जो क्रॉस वैल्यूज मैंने लिखा है यहाँ पे, ये जो डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स का एक मैंने एरे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे इन सबको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जिसके पास भी साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के मिलता है कॉलेज में जाने से तुमको। अगर कोई इंजीनियर ले लिया, अगर कोई इंजीनियरिंग को में मतलब एडमिशन ले लिया तो साइंटिफिक कैलकुलेटर तुम्हारे पास चाहिए, ठीक है। उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। मैं जब इंजीनियरिंग में था तब मैंने वो साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर ले लोगे तो ये वाला प्रॉब्लम तुम खुद से कर सकते हो, वो वहाँ पर ऑप्शन रहता है, ठीक है, 3 वेरिएबल्स का ऑप्शन, ठीक है। तो वही मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ मैनुअली कैसे होगा, ठीक है। तो पहले आई, जे और के, ये जो 3 डायरेक्शन है दोनों में, आई, जे, के, इनको पहले रिप्रेजेंट करना है। फिर हम ए वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड जो है, रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड को इसके जगह पे रख दिया मैंने। सिमिलरली बी का जो मैग्नीट्यूड है उसको भी मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी करना क्या है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता कैसे है ऐसे। आई का जो रो और कॉलम है उसको तुमको नहीं पकड़ना है, उसको एलिमिनेट समझना है कि वो नहीं है। यहाँ आई का जो वैल्यूज है याद रखना, आई का रो और कॉलम को तुमको नहीं पकड़ना है, उनके सिवा जो कोई भी एलिमेंट हो उसको पकड़ लेना है। जैसे कि इन 2 रो और कॉलम के बिना ये 4 वैल्यूज है, उनको यहां पे पकड़ लेना है। समझ में आया? माइनस याद रखना, दूसरा वाला माइनस है, माइनस जे के। अभी जे का रो और जे के कॉलम को नहीं पकड़ना है, उसके सिवा ये जो 4 वैल्यूज है उसको ले लेना है। समझ में आया? प्लस के सिमिलरली के का जो रो और के का जो कॉलम है उसके सिवा जो 4 वैल्यूज है, मतलब कि A1, A2, B1, B2, ये 4 वैल्यूज को ले लेना है। ओके, अभी क्या करना है, अभी इन वैल्यूज को क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है। याद रखना, क्रिस क्रॉस कर, डायरेक्टली नहीं, इसके साथ इसका नहीं, क्रिस क्रॉस करके। जैसे B1 और C2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों C1 B2, समझ में आया? माइनस सिमिलरली जे के यहां पर भी A1 C2 और ये वाला माइनस A2 C1। सिमिलरली के यहां पर भी A1 B2 माइनस A2 B1। यहां पर A2 B1 लिखो या फिर B1 A2 लिखो, एक ही बात हो गया। लेकिन हमेशा याद रखना, क्रिस क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है और उनके बीच में माइनस पुट करना है। इसका जो आंसर आएगा ना, वही तुम्हारा ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एक न्यूमेरिकल्स करके मैं दिखाऊंगा कैसे ये वाला तुम अप्लाई कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। अभी उससे पहले और एक फॉर्मूला को डिस्कस करना है। ये वाला फॉर्मूला तुम लोग कॉपी में लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कॉपी में ध्यान होता है। हो गया? तो अभी देखो नेक्स्ट जो मैंने डिस्कस कर रहा हूं, देखो वो वाला है कैसे हम एंगल को निकालेंगे। जैसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मुझको पता है कि इसका फॉर्मूला हम ए मॉड बी मॉड साइन थीटा एन के दे सकते हैं, ठीक है ना, दे सकते हैं ना ये वाला वैल्यू। अभी हमको अगर बोला जाए कि यहां से साइन थीटा निकाल के देखो, तो तुम लोग क्या करोगे? फॉर्मूला तो ऐसे लिख सकते हो, जो लोग समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे, अभी इसमें डाउट कहाँ है। ऐसे लिख सकते हो, यहां से आ जाएगा। लेकिन डाउट इधर हो जाता है एन के लिए। ये डायरेक्शन जो है बहुत ही नटखट है, ये वाला एन फॉर नटखट, ठीक है, बहुत ही नटखट है। इसके लिए तुम आंसर नहीं निकाल सकते डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन अगर पुट कर दोगे गलत आंसर निकल जाएगा। तो तुमको पहले डायरेक्शन पे एलिमिनेट कर देंगे। अरे भाई बहुत ईजी है, डायरेक्शन पे एलिमिनेट अगर करना चाहते हो तो मॉड वैल्यू ले लो ना,
पहले क्लास में मैंने बोला था अगर जब भी तुम मॉड वैल्यूज लोगे, किसी का भी मॉड वैल्यू ले लो, तो उसका जो आंसर है उसका डायरेक्शन चला जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो मतलब कि तुम अगर साइन थीटा का तुम अगर फॉर्मूला निकाले तो ऐसा वाला फॉर्मूला निकलेगा, समझ में आया? साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए मॉड बी मॉड, समझ में आया? तो ये दो फॉर्मूला को याद रखना है, ये वाला साइन थीटा कैसे निकालते हैं और दूसरा वाला ऑर्थोगोनल अगर कोऑर्डिनेट्स हो गए, ऑर्थोगोनल वैल्यूज हो गए, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाले, ठीक है? तो नेक्स्ट अभी एक प्रॉब्लम डिस्प्ले होगा यहाँ पे, ठीक है? एक प्रॉब्लम डिस्प्ले होगा, उसका आंसर हम निकालेंगे ये प्रॉपर्टीज को यूज करके, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड, अभी ये प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? चलो, हाय स्टूडेंट्स, याद रखना योर सब्सक्रिप्शंस आर माय मोटिवेशंस। सब्सक्राइब करो, मुझको मोटिवेट करो, और अगर तुम्हें पसंद आया कंटेंट तो प्लीज लाइक कर देना, थैंक यू। तो ये रहा तुम्हारा पहला प्रॉब्लम, देखो बेसिक प्रॉब्लम है। इट इज सेड हियर फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है, समझ में आए? यूनिट वेक्टर तुमको निकालना है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इन बी वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होता है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर होता है, समझ में आया? तो परपेंडिकुलर जो वैल्यूज है, ये जो परपेंडिकुलर लिखा है मतलब कि इन दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। और मुझको पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कब आता है, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो हम राइट हैंड थंब रूल में सीखे कि अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो उसका जो आंसर होता है दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाता है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझको पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके, जैसे कि मुझको बोला गया है कि पहले परपेंडिकुलर निकालो फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो। समझ लो ये बात कि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देखो उसको तोड़ना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और उसको तोड़ो, क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ के देखो क्या है उसमें। तो मुझको पहले परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाले, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्रॉस प्रोडक्ट को जो आंसर है, जैसे कि इसका आंसर अगर सी वेक्टर हो गया तो वो सी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों का म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? तो अभी ये क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे, देखो तो हमको क्या पता है ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है होता कैसे। मैंने बोला था डिटर्मिनेंट में सजा लो उसको, आई जे और के, ठीक है? अभी ए का वैल्यू देखो 3 2 और यहाँ पे 4, 3 2 और 4। यहाँ पे देखो आई का वैल्यू है 1, जे का वैल्यू -2, के का वैल्यू है 1, ठीक है? तो अभी मुझको इनका क्रॉस वैल्यू निकालना है। तो क्रॉस वैल्यू के लिए मैंने बोला था अगर तुमने आई के पहले ले लिया तो ये जो रो और कॉलम है उसको एलिमिनेट समझ लो और जो रह गया है उसको लिख लो -j। जे का भी सेम ही है, ये तो एलिमिनेट समझ लो 3 1 4 1 ऐसे लिखना है, फिर प्लस के लिखना है और के का वैल्यूज अगर ये वाला ये तो रो और कॉलम को तुमने एलिमिनेट समझ लिया 3 2 1 -2। तो आंसर में क्या आएगा, देखो आई, अभी मुझको क्रिस क्रॉस करना है, देखो 2 के साथ 1, 2 और 1 का हो गया 2 -2 और 8 का है, और -2 और 4 का है -8, ठीक है? चलो अभी चले मिट्टी, अच्छा देखो तो 3 -4 प्लस के, इन दोनों का अगर निकालोगे 2 -6 -2, समझ में आया? तो फाइनली वैल्यूज क्या निकल रहा है, आई ये वैल्यू क्या निकलेगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 8 is 10 आई कैप, माइनस ये वाला 3 -1 जे कैप प्लस ये वाला हो गया -8 जे कैप। तो फाइनली इनका वैल्यू जो निकल रहा है सी वेक्टर का वैल्यू क्या निकल रहा है 10 आई कैप प्लस जे कैप -8 के। समझ में आया? सी वेक्टर मैंने निकाल लिया। अभी मुझको बोला गया कि ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर जो निकाला तुमने, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर निकालना है, वो कुछ भी कहेंगे हम करते जाएंगे, हाँ करना ही है तुमको, हम लोग स्टूडेंट्स है ना, तो क्वेश्चन में जो भी आए करना ही है। तो देखो सॉल्व कैसे करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है हमें, यूनिट वेक्टर एन के, या फिर तुम सी कैप दे दो इसको, जैसे सी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा है तो सी कैप। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो पहले क्लास में मैंने बोला था, वेक्टर का जो पहले वाला वीडियो है उसमें ही मैंने बोला था कि सी कैप को अगर यूनिट वेक्टर निकालोगे तो जो वेक्टर के यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखो और नीचे उसका मॉड वैल्यूज को रखो, बस खत्म। तो ऊपर में सी वेक्टर का है 10 आई के प्लस जे के -8 के,
और नीचे उसका मॉड वैल्यू निकालना कैसे है, रूट ओवर करके स्क्वायर करके प्लस कर दो, बस खत्म खलास। देखो तो 10 स्क्वायर प्लस जे का वैल्यू 1 स्क्वायर -8 प्लस -8 उसका स्क्वायर। अगर तुम इसका आंसर निकाले तो वो आंसर निकल जाएगा। देखो तो ये वैल्यू कितना आता है, 100 प्लस 1 प्लस 64 दैट विल बी 165 और ऊपर आ रहा है 10i प्लस j माइनस 8 बहुत ही इजी है। ठीक है तो देखा कितना इजीली तुम अगर लॉ को, अगर तुमने वो प्रॉपर्टी समझ लिया, ये वाला कितना इजी हो जाता है। ठीक है तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखो। ठीक है ये वाला कॉपी कर लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम अभी आ रहा है। ठीक है चलो तो बच्चों देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट तुम्हारा प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी है। देख लो एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो। देखो डिड्यूस द कंडीशन, एक कंडीशन निकालना है तुम्हें फॉर द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें, ऐसा कंडीशन निकालना है जिसमें ये दो वेक्टर पैरेलल निकल जाए। तो ये जो टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेलल। तो हमको क्या पता है कि पैरेलल अगर हो जाए, देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल ये दोनों याद रखना है। परपेंडिकुलर जब भी दो वेक्टर को कहा जाए तो तुम्हें हमेशा याद रखना है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में 0 आंसर निकलता है। सिमिलरली पैरेलल जब बोला जाए तो याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो प्रॉपर्टी तुमने देखा है अभी तो देखा था ना, तो ये जो प्रॉपर्टी में देख लिया तुमने कि पैरेलल जब भी बोला जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या 0 आएगा। ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आएगा। तो जब भी पैरेलल बोला जाए तुम क्रॉस प्रोडक्ट कर देना, कोई भी मिसिंग वैल्यू से निकल जाएगा। ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसको मैंने ए वेक्टर पकड़ लिया और इसको मैंने बी वेक्टर पकड़ लिया, इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं। ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं। देखो तो आई जे और के, उसके नीचे इनका वैल्यूज रख दो, उनका वैल्यूज कितना आएगा, देखो 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 रे बाबा, देखो कितना आ रहा है। ये अगर एलिमिनेट कर दिया मैंने, -4 -8 और -6 उसका वैल्यू आ रहा है 2 3 -4 और प्लस के का वैल्यू आ रहा है 2 3 3 -8। ठीक है ना तो देख, तो यहाँ से तुम्हारा निकल रहा है 3b, यहाँ पर माइनस प्लस 4 है, -j 2b प्लस 12, पूरा डायरेक्ट करना हो। ठीक है तुम लोग स्टेप बाय स्टेप कॉपी में सॉल्व करना। अभी ये देख लो, मैं वीडियोस को थोड़ा छोटा रख रहा हूँ अभी, उसको पता है तुम लोग इजीली बोर्ड फील हो जाते हो। ठीक है पढ़ाई से बोर्ड फील नहीं होना है, इंटरेस्ट लाना है तुमको। ठीक है मेरा यही काम है कि फिजिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए। ठीक है जो कुछ भी हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करके दिखा सकता हो, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट फील करना चाहिए। ठीक है बोरिंग नहीं फील करना कभी। मैक्सिमम बच्चे क्या होता है फिजिक्स में बोर्ड फील कर लेते हैं, इसीलिए फिजिक्स छूट जाता है। फिजिक्स बेसिकली इमेजिनेशन है, ऑलवेज रिमेंबर इमेजिन एंड स्टडी फिजिक्स, बस खत्म। जो कोई भी बुक हो पढ़ लो, ज्ञान समेट लो जहां से भी। ठीक है तो अभी देखो यहाँ पर बोला गया कि वो पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब क्या, इसका आंसर 0 निकलने वाला है। ठीक है ना तो 0 निकलने वाला है मतलब क्या, ये वाला जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगा, ये वाला j के साथ जो वैल्यू है वो भी 0 हो जाएगा, ये k के साथ जो वैल्यू है वो भी 0 होना चाहिए, नहीं तो कैसे निकलेगा, सभी 0 वैल्यूज होना चाहिए। तो अगर मैंने ये 2b प्लस 12 इक्वल्स टू 0 लिख दिया यहाँ पे, तो आंसर क्या आ रहा है b का -6। ठीक है सिमिलरली अगर मैंने वो k का जो वैल्यू है 2a प्लस 9 इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो यहाँ से a का कितना वैल्यू आएगा -2a इक्वल्स टू -9, और यहाँ से a का वैल्यू आने वाला है 4.5। समझ में आया कैसे करना है। ठीक है तो ये रहा 2-3 एप्लीकेशंस, कैसे तुम वो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट को न्यूमेरिकल्स में तुम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है तो नेक्स्ट डे को हम क्या करेंगे, ये जो डॉट प्रोडक्ट और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका मिश्रण का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है जो प्रॉब्लम जेई में आता है, जो प्रॉब्लम्स NEET नीट जो बोलते हैं उनको उनमें आता है, या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम हो जाए, कोई भी तुम्हारा स्टेट का जो ज्वाइंट एंट्रेंस होता है, जो कुछ भी हो जाए उनमें जो प्रॉब्लम आता है वही सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है मैं और तुम। ठीक है टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे स्टडी। थैंक यू।